हेलो गाइस, वेलकम टू शामवी क्लासेस। तो आज हम ना जीएस सेक्शन स्टार्ट करेंगे एंड जीएस सेक्शन में हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी से। और आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस में भी ना मल्टीपल क्वेश्चंस हिडन होंगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो एसएससी सीजीएल में एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। सो वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सो विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे दो कैचेस हैं। एक तो है कि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट होता है? तो पेनिनसुला एक वो पार्ट होता है जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, वाटर से सराउंडेड हो, लैंड बॉडी। ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर हमसे पूछा जा रहा है पेनिनसुलर इंडिया का। लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज गंगा। ओके, और जो कम्प्लीटली इंडिया में फ्लो करती है, कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन इंडिया में फ्लो करता है इसका मेजर पार्ट। ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्लो करता है। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, इसका जो ओरिजिन है वो त्र्यंबकेश्वर में होता है, महाराष्ट्र में। एंड ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन है और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा रिवर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एसएससी में। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से। और ये इंडिया की जो नेचुरल स्लोप है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, उसके ऑपोजिट फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से जो माउंटेन रेंजेस हैं। और ये जाके ड्रेन होती है अरेबियन सी में। ओके, तो नर्मदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। नर्मदा एंड तापी दो ऐसी रिवर हैं जो ऑपोजिट ऑफ द नेचुरल स्लोप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसके ऑपोजिट फ्लो करती हैं। महानदी जो रिवर है उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, हीराकुंड डैम। और उड़ीसा से होके ये फ्लो करती है, उड़ीसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। कावेरी रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के लिए, वहाँ पे ये वाटर की डिमांड को फुलफिल करती है। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है। और ये जो ईशा फाउंडेशन है वो काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स ले रहा है कावेरी के जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए। जो आदियोगी का स्टैचू है वो भी इसी रिवर के पास में है। ओके, सो आप ये देखिए ना, अब एक क्वेश्चन में कितने मल्टीपल क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं दैट हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी आल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग योर नॉलेज बेस इन ज्योग्राफी, स्पेशली इन द रिवर सेक्शन। Okay, let's take the next question. Which of the following groups of rivers have their source of origin in Tibet? Okay, तो ये पहले तो सोर्स ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है और उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पे? तिब्बत में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी ना, तभी भी आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो, बिकॉज आप देखिए सतलज तो आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये हर एक ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है सतलज। ओके, और इसमें जो मेन कैच है दैट इज इंडस रिवर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सबको पता है ये तिब्बत से होके आती है। इसका पहला नाम शोंगपो होता है और कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है। तो अब उसके बाद में मेन कैच है वो है क्या? गंगा, यमुना, इंडस। गंगा वेल नोन है, गंगोत्री गोमुख से होके निकलती है, और यमुना यमुनोत्री से, दोनों इंडिया में प्लेसेस हैं। चेनाब, रावी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। चेनाब एक्चुअली एक दो हेड स्ट्रीम रिवर है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा उनका एक कंजंक्शन होता है, उसके बाद में ये चेनाब के नाम से फ्लो करती है। चंद्रा भागा दोनों हिमाचल प्रदेश में, चंद्रा लाहुल और भागा जो है वो स्पीति डिस्ट्रिक्ट से हो ओरिजिनेट होती है। वो दोनों फिर बाद में चेनाब के नाम से फ्लो करती हैं। रावी इज ऑल्सो originating from Himachal Pradesh. Okay. So our question is source of origin तिब्बत में कौन कौन सी रिवर का है? So हमारा ब्रह्मपुत्र कंफर्म है एंड नेक्स्ट रिवर इज इंडस। इंडस भी मानसरोवर लेक के विसिनिटी से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर
लेक के विसिनिटी से ओरिजिनेट होती है। ये माउंट कैलाश के पास में है मानसरोवर लेक। और सतलज रिवर भी मानसरोवर लेक के पास से ही ओरिजिनेट करती है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। सतलज रिवर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज भाखड़ा नाग डैम। ओके। और यमुना जो स्मॉल एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यमुना रिवर के बैंक पे, दैट इज आगरा। एंड ऑल्सो दिल्ली इज ऑल्सो, ताजमहल जो है यमुना के बैंक पे बना हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। ये तीन रिवर हमारी, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन तिब्बत है। एंड मानसरोवर लेक की विसिनिटी से तीनों रिवर निकलती हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट होती है, सतलज भी। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट आइडियल रीजन। एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एरिया है जो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। सो हमारे पास चार ऑप्शन है: ब्रह्मपुत्र वैली, डेक्कन प्लेट्यू, इंडो गैंगेटिक वैली एंड रन ऑफ कच्छ। देखिए, अगर आपको ये एग्जैक्टली नहीं भी पता है ना, तभी भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं इसमें। रन ऑफ कच्छ जो है ये मेनली फेमस किस चीज़ के लिए? यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जहाँ सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होगा तो वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा ज्योग्राफिकल एरिया। और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है और ब्रह्मपुत्र वैली है, ये दोनों बहुत ही जाइजेंटिक रिवर्स हैं जिनकी वैली के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऑब्वियस है कि जहाँ पे इतनी जाइजेंटिक रिवर की वैली होगी, वहाँ पे बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट होगा। एलुवियल डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। ओके, लेकिन इसकी ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती और ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। कॉटन के लिए ये दोनों कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं। ओके, तो इसके लिए क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए सॉइल की, जो कि ब्लैक सॉइल की होती है। और इसके अलावा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत सारे से इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक हो जाता है। ओके, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है फॉर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉरी कॉटन। सो अगर कॉटन के कल्टीवेशन के लिए डेक्कन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को कहा जाता था? ओके, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को बोला जाता था। एंड हिंट यही है कि डेक्कन प्लेट्यू में ही वो सिटी है और इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है वो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू। सो फोर्थ क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक आउटकम हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का? अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ने देते हैं तो इससे क्या क्या रिजल्ट आएंगे? तो ऑप्शन वन इज इंक्रीज इन सी लेवल। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर हमारा ग्लोबली इंक्रीज कर रहा है। ओके, ऐसा क्यों होता है? इसके अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो क्या CO2 इमिशन हमारा इतना ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा भी कई सारे गैसेस हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं। तो जो हमारा अर्थ का बायोस्फीयर है उसमें हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो एक इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो आती हैं अर्थ पे, लेकिन वो जो लोअर वेवलेंथ की वेव्स हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाता है। जैसे ये आपकी कार में होता है ना, आप जैसे विंडशील्ड्स को, जो शीशे हैं मिरर आपकी डोर्स के, अगर आप उसको बंद कर देते हो तो कार बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, आपके बाहर के जो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो हीट को अंदर तो आने दे रहा है पर वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। फॉर द सेम रीज़न अर्थ के साथ भी यही हो रहा है। तो हम जैसे जैसे उसका जो ये कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसको चेंज कर रहे हैं, बहुत ही स्लाइटली माइन्यूटली चेंज करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ये बर्निंग इशू है और इस पे क्वेश्चंस ऑब्वियसली बनते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो इससे क्या हो रहा है, तो अर्थ का हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारा वाटर बॉडी आइस कैप्स के फॉर्म में रिजर्व है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, तो वो आइस के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज करेगा। सी लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कोस्टल लाइन चेंज हो जाएगी। सी लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, लैंड में इंक्रोच करेगा सी, तो कोस्टल लाइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, और इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, क्रॉप पैटर्न इसका चेंज हो जाता है, वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट एक वेदर जो है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो वेदर में चेंज आ रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी होगा। ओके, तो दीज आर मेन इश्यूज, मेन रिजल्ट्स, मेन बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर, ऑल ऑफ दीज।
Question number 5 is the industry having the largest investment in Indian economy is. तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी इंडस्ट्री का है? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, स्टील। इंडिया स्टील प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आफ्टर चाइना। इंडिया के नीचे जापान है, देन यूएस है। ओके, एंड इंडिया ने अपना स्टील का प्रोडक्शन स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो इंडिया अभी सेकेंड नंबर पे आ गया। ओके, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो थोड़ा सा कट भी कर रही हैं स्टील का प्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वो फिनिश्ड गुड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। So we have very skilled manpower and very manpower available in a very nominal rates, so nominal wages. So स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही है इंडिया में, और हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेन है जहाँ पे प्लेट्यू है, जहाँ पे बहुत सारा सा स्टील माइंस है, बहुत सारा स्टील अवेलेबल है। स्टील क्या, आयरन अवेलेबल है, आयरन ओर्स, तो उससे हम स्टील बना सकते हैं। तो रॉ आयरन भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और स्टील में भी हम वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे स्टील प्रोडक्शन में। Okay. The correct answer is third, steel. So all the best, guys. Thank you, and subscribe to this channel, and we will keep uploading best content for you. And please mention in comment what you want to learn in the next lessons, so that we can take those topics in the beginning. Okay. So thank you. All the best.